सो हेलो गाइस, हमारा लास्ट वीडियो अब्रप्टली बंद हो गया था और हम उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है अबाउट मेजर माइलस्टोन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल केस वर्क और उसी से हम कंटिन्यू करेंगे आज। सो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट में ये एक टेबल है जिसको डिस्कस किया था कि कब क्या क्या हुआ और कौन से माइलस्टोन्स थे। इसको हम याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इस टेबल को। तो आज इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो मेजर लैंडमार्क्स इन केस वर्क डेवलपमेंट, इसको हम स्टार्ट करेंगे आज। सो द एरा ऑफ फ्रेंडली विजिटर्स, ठीक है, जिसको हम प्री प्रोफेशनल फेज बोलते हैं। क्यों बोला जा रहा है प्री प्रोफेशनल? क्योंकि एक तरीके से वॉल्टियर सर्विसेज यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। और वो कैसे हुई थी? तो अमेरिकन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी स्टैब्लिश हुआ था 1877 में। और ये जो वॉल्टियर्स होते थे मोस्टली वेल्दी अपर क्लास पीपल होते थे जो कि पुअर को विजिट करते थे एज अ फ्रेंड, है ना। वो किसी तरह का कैश में मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो एक फ्रेंड की तरह एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आ रहे हैं। और ये सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते थे वो? तो थ्रू एजुकेशन, थ्रू मोरल रोल्स एंड किसी तरह का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो किसी तरह की मदद नहीं कर रहे हैं कैश में, बट दे आर हेल्पिंग इन इम्प्रूविंग द कैरेक्टर, है ना। वो कैसे इंसान अपना कैरेक्टर को इम्प्रूव करे, उसके लिए अभी क्या सही होगा, इस तरह की एडवाइस उसको देना, ये सब काम किया जाता था उस टाइम पे। अब यहाँ पर रियलाइज़ क्या किया गया कि सिर्फ पॉवर्टी एक प्रॉब्लम नहीं है। पॉवर्टी के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम इंटरपर्सनल प्रॉब्लम या पर्सनालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। और हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रियलाइज़ की गई। अब जब ये रियलाइज़ किया गया तो जो काम था वो बढ़ गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करने के लिए उतना ही कॉम्प्लेक्स तरीका होता है। सो जो हमारे वॉलंटियर्स थे वो अब क्या बन गए? पेड एजेंट्स बन गए। और ये पेड एजेंट्स क्या करने लगे? ये सिस्टमेटिक तरीके से नीड असेस करने लगे और डेटा को रिकॉर्ड करने लगे। और यहीं पे जो ट्रांजिशन हमको देखने को मिलता है वो साइंटिफिक चैरिटी से प्रोफेशनल सोशल वर्क की तरफ देखने को मिलता है। इसको बहुत समराइज वे में अगर हम समझें तो सबसे पहले वॉलंटियर्स थे, वो हमारे फ्रेंडली विजिटर्स बने, वो ही हमारे आगे जाके पेड एजेंट्स बने और उन्हीं को आज हम सोशल केस वर्कर या सोशल वर्कर बोलते हैं, ठीक है। सो चैरिटी से शुरू होने वाली चीज़ अब प्रोफेशनल हो गई, है ना। अब हर चीज़ का एक तरीका होने लगा, उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी, उनको मोटिवेट किया जाने लगा, उनको पेमेंट दिया जाने लगा बेसिकली, है ना। इससे पहले कोई पेमेंट नहीं था, इसके बाद से उनको पेमेंट दिया जाने लगा। तो यहाँ से हम प्रोफेशनल ग्रोथ देख सकते हैं सोशल केस वर्क में। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ मैरी रिचमंड। तो मैरी रिचमंड ने अपनी जो किताब पब्लिश की 1917 में, उसमें उन्होंने सोशल डायग्नोसिस के बारे में बहुत एक्सप्लेन किया। और सोशल डायग्नोसिस के उन्होंने 3 कंपोनेंट्स बताए कि डायग्नोसिस प्रोसेस में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो डिफ़िकल्टीज़ है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है इंडिविजुअल, उसके बारे में बात की गई। उस प्रॉब्लम के फैक्टर्स क्या हैं या कॉजेज़ क्या है उसके बारे में जानकारी। और उस इंसान या इंडिविजुअल की वीकनेसेस क्या क्या हैं और स्ट्रेंथ क्या क्या है ना। वही इंडिविजुअल हमारा रिसोर्स होता है, यानी कि वो उसी के अंदर पोटेंशियल है, उसी पोटेंशियल को ग्रो करके हम नई चीज़ें अचीव करवाने में उसकी मदद कर सकते हैं थ्रू सेल्फ एफर्ट, ठीक है। यही हमने सीखा अभी तक। तो किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर आने के लिए हमको क्या करना होता है? डायग्नोसिस करना होता है ना। अब वो आपको आके बोल रहा है मेरे को तो ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड टाइम है, तो आप क्या करते हो? इन सब को स्टडी करके एक प्रॉब्लम के ऊपर आते हो कि हाँ ये इसकी मेजर प्रॉब्लम है। और जो आपका इंटरवेंशन होता है वो इसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्रॉब्लम का, तभी उसका सोल्यूशन सही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी डॉक्टर के पास गए और आपने सिम्टम्स बताए, मुझे तो कोल्ड भी है, कफ भी है, हेडेक भी है, पेट दर्द भी है। तो क्या वो सबके लिए अलग अलग दवाई देगा या वो एक डायग्नोसिस करता है ना। और उस डायग्नोसिस के हिसाब से वो आपको बताता है कि आपको ये प्रॉब्लम है और आपको ये टैबलेट्स लेनी है, ठीक है। सेम तरीका हम केस वर्क में भी अप्लाई करते हैं।
जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस होता है वो क्या होता है, 4 स्टेजेस में बटा हुआ है। उसमें सबसे पहले तो क्लाइंट के साथ इंटरव्यू किया जाता है, यानी कि बातचीत की जाती है, कम्युनिकेट किया जाता है, जहाँ पर हम उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, है ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। उसको भी बात करते समय समझ आता है कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर हम फैमिली के साथ कांटेक्ट करते हैं और फैमिली में देखते हैं कि आपस में लोगों के रिश्ते कैसे हैं, उनके रोल्स क्या क्या हैं, रोल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, फैमिली का माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है। ये सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है डायग्नोसिस करते समय। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि एक इंडिविजुअल और एक सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट है, पर्सनालिटी और इन्वायरमेंट इंटरडिपेंडेंट है। हर एक चीज़ का दूसरे पे प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। देन सोर्सेज की बात करें, क्यों? क्योंकि अगर कुछ सॉल्व करना है, कुछ सोल्यूशन करना है, तो हमें रिसोर्सेज लगेंगे, और वो रिसोर्सेज इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, यानी कि इनसाइड भी हो सकते हैं क्लाइंट के अंदर भी, एंड आउटसाइड भी हो सकते हैं। तो जो इनसाइड रिसोर्सेज हैं वो क्या है, क्लाइंट का विल पावर, उसका कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड कैसा है, ये हमारे इंटरनल रिसोर्सेज है। आउटसाइड रिसोर्सेज क्या हुए, उसका जो एम्प्लॉयर है या जहाँ वो काम कर रहा है वो कैसा है, उसका स्कूल कैसा है, उसका नेबरहुड कैसा है, और अगर कोई रिकॉर्ड्स हैं उससे रिलेटेड वो क्या बोलते हैं। तो ये सारे हमारे आउटसाइड रिसोर्सेज हुए। लास्ट स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन, जहाँ पर हम सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं, और एक एक तरह से एक सोल्यूशन, यानी कि एक प्रॉब्लम पर आते हैं। उस यहाँ पर हम उसको सोल्यूशन बोल रहे हैं, बट बेसिकली क्या प्रॉब्लम है या डिफ़िकल्टी है उस पर हम अराइज आते हैं होते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद, सो दिस इज़ द डायग्नोस्टिक प्रोसेस। इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, बट हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, की फ़िलॉसफ़ी की बात करें, जो मैरी रिचमंड काम कर रही थी जिस पर, वो है डुअल इंटरेस्ट। जैसे कि हमारा जो फोकस है वो सोशल इन्वायरमेंट एंड साइकोलॉजिकल दोनों पे होना चाहिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सोशियाट्री मतलब क्या है, तो सोशियाट्री उन्होंने सबसे पहले एक टर्म दिया था, वो जो काम कर रही थी, यानी कि फ्रेंडली विजिटर्स जो काम कर रहे थे, वो जो काम कर रही थी उसको उन्होंने टर्म दिया था सोशियाट्री, और इसी को उन्होंने प्रोफेशन बोला था, और लॉन्ग रन में इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सोशल वर्क बोल रहे हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमारा प्रिंसिपल भी है सोशल केस वर्क का। इसका मतलब होता है कि क्लाइंट रिकॉग्नाइज करे, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है, उसको क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या सही रहेगा, ये सब होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्लाइंट का केस वर्कर के पास आना ही एक तरीके से सेल्फ डिटर्मिनेशन है। कैसे? कि उसको समझ आ रहा है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अब उसने डिटरमाइन किया कि नहीं, मुझे इसका सल्यूशन चाहिए और मुझे किसी एक्सपर्ट से ही बात करनी है या किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है। इसको और अच्छे से हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था कि आपको प्रॉब्लम्स हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, आप फेस कर रहे हैं, आप उसको ट्रीट किए जा रहे हैं, लोगों से सहायता ले रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, लेकिन फिर आपको लगता है नहीं, डॉक्टर ही इसको ठीक तरीके से सॉल्व कर सकता है, तो आपने डिटरमाइन किया कि नहीं, मुझे एक प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। यहीं से डिटर्मिनेशन शुरू होता है। फिर दूसरा डिटर्मिनेशन आता है, उसने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है आपको, जो डोजेस दिए हैं वो आप सही तरह से ले, ठीक है। कई बार हमारा मन नहीं करता टैबलेट्स लेने का, या हम स्किप कर देते हैं, तो यही केस वर्क में देखने को मिलता है कि जब हम इंटरवेंशन देते हैं क्लाइंट को, तो वो उससे बचने की कोशिश करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं। यहाँ पर भी क्लाइंट को डिटरमाइन होना पड़ेगा कि उसको अगर ठीक होना है तो उसको वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। सो ये की फ़िलॉसफीज़ हैं सोशल डायग्नोसिस की। देन फ्रॉइड की बात करें, जो हमने साइकोलॉजिकल शिफ्ट की बात की थी, ठीक है, क्या साइकोलॉजिकल शिफ्ट आया कि अब जो साइकैट्री है वो मर्ज हो गया केस वर्क के साथ में, ठीक है, यानी कि केस वर्क में अब हम साइकी के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम इंटरनल चीज़ों के बारे में भी बात कर रहे हैं क्लाइंट के। और इसका पहला इंस्टीट्यूट कहाँ पर खुला, तो पहला इंस्टीट्यूट उसका स्मिथ कॉलेज फॉर सोशल वर्क ओपन हुआ,
और ये फर्स्ट साइको एनालिटिकली ओरिएंटेड स्कूल था जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में इस्टेब्लिश किया गया। अब जो इम्पैक्ट हुआ इस मेथड का, जो साइकोलॉजिकल शिफ्ट आया, इसका क्या हुआ कि अब सिर्फ हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, अब हम सिर्फ जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, अब हम उनको लिसन कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन को ऑनर कर रहे हैं। ठीक है, जो वो बोल रहे हैं उस चीज़ को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये शिफ्ट आया। अब जो शिफ्ट है वो किस पे फोकस होने लगा? अनकॉन्शियस फीलिंग्स एंड रिप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। अब ये तीनों की टर्म्स हैं साइको एनालिटिकल थियोरी के। अनकॉन्शियस वो होता है, जैसे मान के चलिए ये आपका माइंड है, माइंड में ये आपके कॉन्शियस थॉट्स हैं जो आपको पता है कि हाँ ये थॉट्स आ रहे हैं। फिर आपका होता है सबकॉन्शियस और एक होता है आपका अनकॉन्शियस। ठीक है, तो अनकॉन्शियस वो होता है पार्ट जो आपका स्टोर्ड मेमोरीज हैं, आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी यादें हैं, पुरानी बातें हैं, वो सब आपकी स्टोर रहती है अनकॉन्शियस में। फीलिंग्स क्या होता है कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, गुस्सा महसूस कर रहे हैं। दिस आर द फीलिंग्स। देन रिप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है? कई बार हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ हमारी इच्छाएं रहती है, लेकिन हम उनको दबा देते हैं और फिर क्या होता है वो एक साथ उभर के आती है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप वॉल्केनो का ले सकते हैं। जैसे कि एक वॉल्केनो होता है, उसके अंदर चीज़ें भरती जाती है, भरती जाती है, भरती जाती है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसमें एकदम से उफान आता है। सो दीज आर योर रिप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपके अंदर भरी हुई है सालों से, और एकदम से उसमें उफान आएगा और किसी दिन वो फ्रस्ट्रेशन के तौर पर बाहर निकलेंगी, गुस्से के तौर पे बाहर निकलेंगी। सो दीज आर योर रिप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स थे जिसपे फोकस शिफ्ट होने लगा केस वर्क का आफ्टर साइकोलॉजिकल शिफ्ट। ठीक है, 1920s के बाद में। सो फ्रॉइड के जो 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं केस वर्क में जो हम यूज़ करते हैं वो है अनकॉन्शियस माइंड, जो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो हिडन मेंटालिटी जो कि आपका बिहेवियर डिफाइन करता है ना, ये आपको कब देखने को मिलेगा? जब आपने एकदम अचानक से कोई काम कर दिया, अचानक से कुछ पूछ लिया, इंसान प्रिपेयर्ड नहीं है और वो जैसे जवाब देता है या जैसे बिहेव करता है, इससे आपको क्या पता चलता है? उसकी हिडन मेंटालिटी के बारे में पता चलता है। एम्बीवैलेंस क्या होता है? एम्बीवैलेंस एक तरीके से थॉट है जहाँ पर दो तरह की ऑपोजिंग फीलिंग्स एक साथ आती है, जैसे लव एंड हेट एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपोजिंग फीलिंग्स, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? एम्बीवैलेंस बोलते हैं। पास्ट क्या होता है? तो जो भी घटनाएं अब तक आपके साथ हो चुकी है, आप कैसे इंसान हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या क्या आपने देखा, ये सब आपका पास्ट है। तो केस वर्क में हिस्ट्री टेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हम सही तरीके से डायग्नोस कर पाएंगे। हम सिर्फ आज की परेशानियां सुनकर इंसान की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कई बार हमको उसके इतिहास में जाना होता है उसकी चीज़ों को समझने के लिए। जैसे मैंने अभी बात किया कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, रिप्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, तो जो रिप्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको जानने के लिए हमको पास्ट में स्टडी करना पड़ता है। ट्रांसफरेंस क्या होता है? एक तरीके से ये फीलिंग होती है ना, यहाँ पर क्या करता है क्लाइंट अपनी जो इच्छाएं हैं, फीलिंग्स उसको प्रोजेक्ट करता है ऑन द केस वर्कर। वो केस वर्कर को वो समझता है, जैसे कि अगर उसको फादर के साथ प्रॉब्लम है तो वो केस वर्कर को फादर की तरह समझेगा, अगर उसको मदर के साथ प्रॉब्लम है तो उसको केस वर्कर को वो मदर की तरह समझेगा, उसको फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम है तो वो केस वर्कर को उस तरह से समझेगा। तो बेसिकली वो सारी फीलिंग्स जो उसे उन लोगों पे प्रोजेक्ट करनी थी वो केस वर्कर पे प्रोजेक्ट करता है। दिस इज़ ट्रांसफरेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो मैंने भी बताया कि हम चाहते तो हैं कि हम ठीक हो जाएं, लेकिन हमारा दिमाग एक तरीके से उस चीज़ में मदद नहीं कर रहा है, या वो काम नहीं कर रहा है, या उसको रेजिस्ट कर रहा है ना, दवाई लेने से रोक रहा है हमारा मन, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो कई बार ये कॉन्सेप्ट एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में कि इसका क्या मतलब होता है और ये किससे रिलेटेड है।
अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आप तुरंत उसको केस वर्क से रिलेट कर सकते हैं। फ्रॉइड के अलावा भी कुछ फिगर्स थे जिन्होंने साइको एनालिसिस में कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने क्या किया ना, साइको एनालिसिस को आगे जाके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है ना। साइको एनालिसिस जो है वो एक स्कूल ऑफ थॉट भी है, ठीक है। स्कूल ऑफ थॉट मतलब यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी बातें की गई, बट साइंटिफिक तरीका जो होता है कि साइंटिफिकली क्या ये प्रूवन है, वो थोड़ा लैगिंग है साइको एनालिसिस में। तो उसको आगे फोकस किया गया बाय अल्फ्रेड एडलर, और इन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी करके एक ब्रांच स्टार्ट की। फिर कार्ल युंग ने एनालिटिकल साइकोलॉजी इस्टेब्लिश की, और ऑटो रैंक ने विल थेरेपी एंड हियर एंड नाउ पे फोकस किया, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि साइको एनालिसिस क्या बात कर रहा है। तो साइको एनालिसिस जो है पूरी तरीके से माइंड की बात कर रहा है, पर्सनालिटी की बात कर रहा है, और उसके कंपोनेंट्स की बात कर रहा है ना, जिसमें हम ईड, ईगो, सुपर ईगो, इन सब की बात करते हैं, ठीक है। अभी हमने कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस की बात की। सो इसके बाद जो है फोकस किस पे शिफ्ट हो गया, अब वो इंडिविजुअल पे फोकस शिफ्ट हुआ, ठीक है। फिर आप और इसको स्पेसिफाई करोगे आगे जाके, आप देखोगे ईगो पे फोकस होने लगा, ईगो साइकोलॉजी करके भी एक ब्रांच आया, ठीक है। सो इस तरह से साइको एनालिसिस से फोकस बहुत स्पेसिफिक होता गया, और बाद में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए जिसने इसको बहुत शॉर्ट कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, है ना। सो ये क्विक रिकैप है, फटाफट से आप देख लीजिए टेबल को, क्या पढ़ा हमने अभी तक। तो हमने फ्रेंडली विजिटर्स के बारे में पढ़ा, वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जो 1877 में स्टैब्लिश हुई थी, उसके बाद आया टर्म। पेड एजेंट्स क्या थे, सोशल एविडेंस किसको बोला गया, तो जो फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री के बारे में फैक्ट्स है उसको सोशल एविडेंस बोला गया। सोशियाट्री क्या था, एक टर्म जो प्रपोज किया था मैरी रिचमंड ने फॉर द प्रोफेशन, है ना, उसी को बाद में जाके हमने सोशल वर्क बोला है। एम्बीवेलेंस क्या होता है, होल्डिंग ऑफ टू ऑपोजिंग इमोशन एट वंस, एक साथ लव और हेट दोनों फीलिंग्स आना। ट्रांसफेरेंस क्या होता है, अपनी फीलिंग्स को केस वर्कर के ऊपर प्रोजेक्ट करना बाय द क्लाइंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरेंस बोलते हैं। इस लेक्चर का लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है वैल्यू ऑफ सोशल केस वर्क, किन चीज़ों पे ध्यान देता है, प्रायोरिटाइज करता है सोशल केस वर्क, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो कोर वैल्यू प्रपोजिशन है सोशल केस वर्क की, वो क्या है कि सोसाइटी इज़ कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड सोसाइटी का बेटरमेंट करना है या पीसफुल बनाना है सोसाइटी को, तो हमको इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, उनके मैल एडजस्टमेंट को मिनिमाइज करना पड़ेगा, है ना, और तभी हम एक पीसफुल सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं। सो ये एक इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल का रिलेशन है, ठीक है, इन रिलेशंस के भी रिलेशंस हैं, इस तरह से। सो दिस इज़ द सोसाइटी, और अगर हमको इन सब के बीच में हार्मनी लेकर आनी है तो सभी को ट्रीट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ये इसका कोर वैल्यू है। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है वो है माइक्रो टू मैक्रो अप्रोच, ठीक है, और इंडिविजुअल की मदद करते करते हम कहीं ना कहीं सोसाइटी को स्टेबलाइज कर रहे हैं। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल केस वर्क। प्रोफेशनल स्टेटस की बात करें तो हर एक प्रोफेशन को एक टेस्टेड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए होता है, और वो टेस्टेड बॉडी ऑफ नॉलेज सोशल केस वर्क में कहाँ से हमको मिलता है, तो हमको साइकोलॉजिकल थ्योरीज से और कल्चरल सोशल थ्योरीज से हमको ये मिलता है, ठीक है। जो सोशल केस वर्क है ना वो मिक्स्ड है। मिक्स्ड क्यों है, क्योंकि साइकोलॉजी से भी डिराइव हो रहा है एंड सोशलॉजी से भी डिराइव हो रहा है। साइकोलॉजी साइकी से डील करता है, इंडिविजुअल से डील करता है, ठीक है। वहीं जो सोशलॉजी है वो सोसाइटी से डील करता है, वो रिलेशन से डील करता है, ठीक है।
और हम केस वर्क में दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंडिविजुअल पे भी फोकस करते हैं, सोशल इन्वायरमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बॉडी ऑफ नॉलेज है सोशल वर्क का, वो कहाँ से मिल रहा है हमको? साइकोलॉजी से भी मिल रहा है एंड सोशलॉजी से भी मिल रहा है। स्कोप की बात करें, कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है सोशल केस वर्क, तो इसके अलग अलग स्कोप्स हैं, अलग अलग नाम से प्रैक्टिस किया जाता है सोशल वर्क। उसमें पहला है मेडिकल सोशल वर्क, जो कि हॉस्पिटल्स सॉरी क्लिनिक्स है ना, यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। करेक्शनल सोशल वर्क कोर्ट्स एंड प्रिजन में प्रैक्टिस किया जाता है। इंडस्ट्रियल सोशल वर्क फैक्ट्रीज या कॉरपोरेट ऑफिसेस में प्रैक्टिस किया जाता है। स्कूल सोशल वर्क स्कूल्स में, एजुकेशन में। देन चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स जो हैं या अडॉप्शन सेंटर्स है, वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। मिलिट्री में प्रैक्टिस किया जाता है आर्म फोर्सेस के वेलफेयर के लिए। इसमें हमको ये समझना ज़रूरी है कि दो सेटिंग्स होती हैं हमेशा सोशल वर्क की। एक तो वो जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेटिंग, और एक होता है सेकेंडरी सेटिंग। प्राइमरी सेटिंग वो होती है जहाँ पर सोशल वर्क इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मेन फंक्शन उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? सोशल वर्क प्रैक्टिस करना। एक एनजीओ अगर है तो उनका मेन काम ही सोसाइटी का वेलफेयर है, बेटरमेंट है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। यानी ये हमारा मुद्दा ही बेसिकली सोशल वर्क करने का है। बट एक कुछ सेकेंडरी सेटिंग्स होती हैं जहाँ पर कि मेन काम कुछ और है, मेन फंक्शन कुछ और है, बट जो सोशल वर्क है वो एज अ सपोर्टिव प्रोफेशन काम करता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल, तो स्कूल का मेन फंक्शन है एजुकेशन, है ना। बट क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, बच्चों में ट्रॉन्सी बढ़ रही है और डेलिक्वेंसी बढ़ रही है ना, ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम वो सिर्फ एजुकेशन से सॉल्व नहीं होगी, उसके लिए हमको स्पेशलाइज सर्विसेज देने की ज़रूरत है, जो कि हम सोशल वर्क के द्वारा दे सकते हैं। काउंसलिंग दे सकते हैं, है ना, थेरेपी दे सकते हैं। ये सब कहाँ पर मिलेगा? सोशल वर्क में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये सेकेंडरी सेटिंग हुआ जहाँ पर कि प्राइमरी फंक्शन कुछ और है और सोशल वर्क एज ए सपोर्टिव प्रोफेशन वहाँ मदद कर रहा है। आज के वीडियो लेक्चर में 2 पार्ट में ये वीडियो डाला गया है, क्योंकि वो बंद हो गया था लास्ट वीडियो अब्रप्टली। हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट के बारे में सोशल केस वर्क के, उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके बारे में, उसके वैल्यूज़ के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, कुछ माइलस्टोन्स देखे सोशल केस वर्क में, कौन इम्पॉर्टेंट है सोशल केस वर्क में, फिगर्स उनके बारे में जाना। इस वीडियो में हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल केस वर्क को अच्छे से कवर किया है। आने वाले वीडियोस में हम कंपोनेंट्स, प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे सोशल केस वर्क के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर आपको ये अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और आए, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।